भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य आया जिसने दिल्ली की सत्ता को बदल दिया, जिसने महलों तक अपनी छाप छोड़ी। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की, जिसने दिल्ली की सत्ता को बदल दिया, जिसने युद्ध के मैदान से लेकर जिसने ताजमहल जैसी इमारतें बनाई, लेकिन जिसकी नींव तलवार, राजनीति और भारी कर व्यवस्था पर भी टिकी थी। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की। लेकिन सवाल यह है, बाबर ने भारत में प्रवेश कैसे किया? अकबर ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ कैसे रखा? शाहजहां के वैभव के पीछे कौन सी कीमत थी? और आखिर इतना शक्तिशाली साम्राज्य टूटकर अंग्रेजों के हाथ कैसे चला गया? साल था 1526। मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिल्ली पर उस समय लोदी वंश का शासन था और सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी ही राजनीतिक चुनौतियों से घिरा हुआ था। फिर आया वह दिन जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी, पहली पानीपत की लड़ाई। बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास एक महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त थी, तोपखाना और संगठित युद्ध रणनीति। 1526 में इब्राहिम लोदी की हार हुई और दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन बाबर की जीत के बाद साम्राज्य सुरक्षित नहीं हुआ। उसके बेटे हुमायूं को सत्ता विरासत में मिली, लेकिन उसके सामने कई शक्तिशाली विरोधी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था शेर शाह सूरी। हुमायूं को भारत छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वर्षों बाद हुमायूं वापस लौटा और दिल्ली की सत्ता फिर अपने हाथ में ले ली, मगर नियति ने उसे ज्यादा समय नहीं दिया। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और तभी इतिहास के मंच पर आया एक युवा शासक अकबर। अकबर जब सत्ता में आया, वो बहुत युवा था, लेकिन आने वाले दशकों में उसने मुगल सत्ता को भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल दिया। युद्धों के साथ साथ अकबर ने राजनीति को भी हथियार बनाया। राजपूत शक्तियों के साथ गठबंधन, प्रशासनिक सुधार और विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित करने की कोशिश, इन सब ने उसकी सत्ता को मजबूत किया। अकबर के प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। अधिकारियों को पद और सैन्य जिम्मेदारी के अनुसार रैंक दी जाती थी। भूमि राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने में राजा टोडरमल की रही। खेती से मिलने वाला राजस्व साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ था और धार्मिक नीति में अकबर ने सुलह-ए-कुल जैसी व्यापक सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल युद्ध जीतना नहीं थी, बल्कि अलग अलग शक्तियों को एक राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ना थी। लेकिन मुगल साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ महलों में नहीं थी। साम्राज्य का विशाल ढांचा गांवों तक फैला हुआ था। किसान खेती करते थे, जमींदार स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और राज्य कृषि से राजस्व प्राप्त करता था। जागीरें और मनसबदारी प्रशासन तथा सेना को चलाने के महत्वपूर्ण साधन थे। यही व्यवस्था साम्राज्य को विशाल क्षेत्र नियंत्रित करने में मदद करती थी। लेकिन यही एक कमजोरी भी छिपी थी। सत्ता का खर्च जितना बढ़ता गया, उतना ही विशाल राजस्व तंत्र पर दबाव बढ़ता गया। अकबर के बाद सत्ता पहुंची उसके बेटे जहांगीर के हाथों में। उसका शासन कला, चित्रकला और दरबारी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हुआ। फिर आया मुगल इतिहास का वह दौर जिसे अक्सर वैभव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शाहजहां का शासन, संगमरमर के महल, विशाल किले, नक्काशी और फिर ताजमहल। लेकिन इसी चमक के पीछे सत्ता संघर्ष भी चल रहा था। शाहजहां के उत्तराधिकार को लेकर उसके बेटों में संघर्ष हुआ। अंततः उसका बेटा औरंगजेब सत्ता पर काबिज हुआ और शाहजहां अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आगरा किले में नजरबंद रहा। शाहजहां के दौर की कला और वास्तुकला मुगल वैभव के चरम से जुड़ी मानी जाती है। वहीं 1658 के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद औरंगजेब सत्ता में आया। औरंगजेब का शासन मुगल इतिहास का सबसे विवादित अध्यायों में से एक है। उसके शासन में साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंचा, लेकिन दक्षिण में लंबे युद्धों ने साम्राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव डाला। मराठों सहित कई क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां भी इतिहास की बहस का विषय रही है। इसलिए इस दौर को केवल अच्छा या बुरा कहकर समझना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। आधुनिक इतिहासकार भी उसके शासन को राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक परिस्थितियों के जटिल मेल के रूप में देखते हैं। और यहीं से मुगल साम्राज्य की कहानी बदलने लगी। 1707 के बाद कमजोर उत्तराधिकार, दरबारी संघर्ष, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और प्रशासनिक सैन्य दबाव बढ़ता गया। मराठे, सिख, जाट और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती गई।
दूसरी तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ा रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे केवल व्यापार करने वाली संस्था नहीं रही, वो भारतीय राजनीति की खिलाड़ी बन गई। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण मुगल सत्ता की कमजोरी का एक बड़ा प्रतीक बना। इसके बाद मुगल सम्राट का नाम तो बचा रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति लगातार दूसरे हाथों में जाती गई और यहीं से मुगल साम्राज्य की कहानी बदलने लगी। 1707 के बाद कमजोर उत्तराधिकार, दरबारी संघर्ष, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और प्रशासनिक सैन्य दबाव बढ़ता गया। सिख, जाट और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती गई। दूसरी तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे केवल व्यापार करने वाली संस्था नहीं रही, वो भारतीय राजनीति की खिलाड़ी बन गई। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण मुगल सत्ता की कमजोरी का एक बड़ा प्रतीक बना। इसके बाद मुगल सम्राट का नाम तो बचा रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति लगातार दूसरे हाथों में जाती गई। आखिरकार मुगल सत्ता का अंतिम अध्याय आया, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह में उन्हें प्रतीकात्मक रूप से विद्रोह का सम्राट माना गया, लेकिन विद्रोह असफल हुआ। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता ने मुगल राजवंश का अंतिम अध्याय बंद कर दिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से दूर रंगून निर्वासित कर दिया गया और इस तरह लगभग 3 शताब्दियों से चली आ रही मुगल राजनीतिक सत्ता का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य की कहानी सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं थी, यह किसानों, सैनिकों, कारीगरों, व्यापारियों, दरबारियों और उन लाखों लोगों की कहानी भी थी जिन्होंने इस विशाल व्यवस्था को चलाया। एक तरफ ताजमहल था, दूसरी तरफ करों का बोझ। एक तरफ विशाल साम्राज्य था, दूसरी तरफ लगातार बढ़ती राजनीतिक चुनौतियां। और शायद मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य यही है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बाहर से नहीं, अंदर की कमजोरियों से धीरे धीरे कैसे टूट गया। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन जीता, वो ये भी बताता है कि शक्तिशाली साम्राज्य क्यों हारते हैं।